डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपके इस फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स पे। सवाल आता है आज मैं आपके लिए क्या खास लेकर आया हूं। तो स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूंगा कि आज का वीडियो लेक्चर हमारा एक कॉन्टिन्यूटी का वीडियो लेक्चर है और क्लास 10th की केमिस्ट्री में चल रहे बहुत ही प्यारे चैप्टर, पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 3 है। बिल्कुल सही आपने सुना, लेक्चर नंबर 3। मतलब कि इससे पहले मैं 2 लेक्चर आपको दे चुका हूं। सबसे पहला लेक्चर हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बताया कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। दूसरा लेक्चर था हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है कि ये लेक्चर नंबर 3 नहीं, ये लेक्चर नंबर 4 है। मैंने 3 इसलिए कह दिया क्योंकि ये लेक्चर हमारे लेक्चर नंबर 3 का कंटिन्यूड पार्ट है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये लेक्चर नंबर 3 का कंटिन्यूड पार्ट है। एक बच्चा कहता है लेक्चर नंबर 3 था क्या? तो वीडियो नंबर 3 में मैंने आपको पढ़ाया था कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन और बैलेंसिंग सिखा चुका हूं और इससे पहले आपको एक वीडियो लेक्चर और दे चुका हूं जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड हाउ टू आइडेंटिफाई कि अलग अलग प्रकार के केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन को इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करा, लेकिन खत्म नहीं कर पाया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन खत्म कर दिया था, डीकंपोजिशन रिएक्शन को कंटिन्यू करते हुए ये लेक्चर आपके सामने लेकर आया हूं। तो एक बार आपको पुराने लेक्चर की बातें याद दिला देता हूं कि हमने पढ़ा था कि केमिस्ट्री की दुनिया में व्हेनेवर टू केमिकल रिएक्टेंट्स कंबाइन विद ईच अदर, whenever two chemical reactants combine with each other to form a new product, then it is called as a combination reaction। लेकिन अगर केमिस्ट्री की दुनिया में कोई भी एक केमिकल कंपाउंड अपने आप को अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में तोड़ रहा है, कैसे तोड़ रहा है उसका जिक्र मैंने नहीं किया, लेकिन तोड़ रहा है। इफ अ सिंगल केमिकल कंपाउंड decomposes itself into its constituent particles or constituent elements or constituent atoms, then it is called as a decomposition reaction। अगर आपको याद हो, मैंने ये भी बताया था कि decomposition reaction को कैरी आउट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। डिपेंड करता है कि आप किसी भी केमिकल रिएक्टेंट को कैसे डिकम्पोज कर रहे हो। सो डिपेंडिंग अपॉन कि व्हाट टेक्निक हैज बीन यूज्ड टू डिकम्पोज अ गिवन केमिकल कंपाउंड, केमिस्ट्री की दुनिया में किसी भी केमिकल कंपाउंड को या किसी भी केमिकल रिएक्टेंट को कैसे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ा गया है, किस तरीके से तोड़ा गया है, उसके बेसिस पे हमारे सिलेबस में टोटल 3 टेक्निक है और इन तीनों का जिक्र किया है, सिर्फ जिक्र किया है, एक्सप्लेन नहीं किया है। आज का वीडियो एक्सप्लेन करके आपको चीजें समझाएगा, यानी जितनी भी चीजों का जिक्र इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हुआ है, आज आपको सारा एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने मेन मुद्दे की बात को कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्निक व्हिच हैज बीन यूज्ड विद एग्जांपल्स। तो हम स्टडी करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। बिल्कुल सही, हम स्टडी करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। हम स्टडी करने जा रहे हैं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन कितने प्रकार का हो सकता है। हम स्टडी करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन अनेकों प्रकार का हो सकता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मेरी जो कोशिश रहेगी वो 2 मेजर प्रकार पे मैं आज सारा का सारा आपको डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करूंगा, टाइप 1, और हमारी नेक्स्ट जो बात होगी वो टाइप 2 के बारे में होगी। हालांकि मैं टाइप 3 भी आपको बता देता हूं, मुझे नहीं पता कि मैं इस वीडियो लेक्चर में ये बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कोशिश पूरी करूंगा क्योंकि इनके बारे में ही बहुत सारी डिटेल है मेरे पास बताने के लिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 की। टाइप 1 को कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों थर्मल डीकंपोजिशन। टाइप 1 को कहते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। टाइप 2 को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। बिल्कुल सही आपने सुना, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। और टाइप 3 को हम कहते हैं फोटोकेमिकल
फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर ये नाम के मतलब तो आप पहले भी समझा चुके हो, बखूबी समझा चुका हूं। अगर किसी बच्चे ने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो देखना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक गिवन है। थर्मल डीकंपोजिशन वो रिएक्शन है जिसमें, आई रिपीट माय सेंटेंस, जिसमें हीट एनर्जी को यूज किया जाता है, हीट एनर्जी को यूज किया जाता है फॉर डीकंपोजिशन, हीट एनर्जी को यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन वो है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज किया जाता है, यानी बिजली का झटका दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज किया जाता है। और फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन वो है जिसमें, आई रिपीट माय सेंटेंस, जिसमें लाइट एनर्जी को यूज किया जाता है, आई रिपीट माय सेंटेंस, जिसमें लाइट एनर्जी को यूज किया जाता है, लाइट एनर्जी को यूज किया जाता है। ये हमारे पास तीन प्रकार के डीकंपोजिशन रिएक्शन है जो हमें आज जानने भी है, हमें समझने भी है और हमें पहचानने भी है। लेकिन बिना एग्जांपल्स के इन्हें अंडरस्टैंड करने में कोई फायदा नहीं है। हर एक पर्टिकुलर का एग्जांपल आपको दूंगा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से कैरी आउट किया जा रहा है। तो चलिए अब आपको एक एक करके इनके एग्जांपल्स पे जाता हूं। आइए बात करते हैं सबसे पहला एग्जांपल, माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहला एग्जांपल जो आपको देने जा रहा हूं इसे कहते हैं थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने इसका जिक्र पहले भी किया है, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्या होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हीट किया जाता है तो वो टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये रिएक्शन जो आपके सामने मैंने लिखा है, इट इज अ वेरी नाइस एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन, जिसमें मैंने साफ यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके उसे कन्वर्ट किया है। किस में कन्वर्ट किया है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसका जिक्र मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी किया है, रिवाइज करा रहा हूं। अगर आपको याद हो, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने लेड नाइट्रेट का भी आपको थर्मल डीकंपोजिशन बताया था। लेड नाइट्रेट जिसको हम जब टेस्ट ट्यूब में डालकर हीट करते हैं, जो कि इनिशियली सॉलिड स्टेट में होता है, तो उसके थर्मल डीकंपोजिशन से बनता है लेड ऑक्साइड प्लस साथ ही साथ बनते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन कलर के फ्यूम्स। अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। सवाल ये आता है, सर अगर थर्मल डीकंपोजिशन के 2 एग्जांपल्स आप ऑलरेडी दे चुके हो तो क्या और एग्जांपल्स नहीं है जो हमें पढ़ने हैं? बखूबी आप बहुत सारे एग्जांपल्स को किताब खोलकर पढ़ चुके हो। मेरा यहां पे इन बातों को बताना सिर्फ एक ही मकसद से था कि आपको पुरानी बातें याद दिला दूं। अल्टीमेटली आज का वीडियो लेक्चर प्राइमरीली अगर किसी चीज के लिए बना है तो वो है इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन ऑफ वाटर की कैसे पानी को डिकंपोज किया जाता है, कैसे वाटर के मॉलिक्यूल को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में तोड़ा जाता है। ये अपने आप में एग्जाम में पूछे जाने वाला एक अच्छा खासा 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, describe in detail with the help of an activity the electrolytic decomposition of water। इस वीडियो का मुख्य पार्ट यही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए, हमारे थर्मल डीकंपोजिशन के टॉपिक को मैं पहले भी बता चुका हूं, आज मैंने आपको याद दिला दिया। लेकिन आज का वीडियो प्राइमरीली अगर किसी चीज पे सबसे ज्यादा बात करेगा तो वो है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन ऑफ वाटर। सवाल आता है सर इस पे क्वेश्चन कैसा आता है? तो इस पे क्वेश्चन कैसा आता है मैं सीधा आपको क्वेश्चन की फॉर्म में ही लिख के दिखाता हूं। तो हमारी आज की जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रोलिटिक, ध्यान देंगे बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन ऑफ वाटर यानी पानी का अपने पार्टिकल्स में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूटना। अगर मैं एक्टिविटी को बताने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूं
कि पानी किस चीज से बना है। एक बच्चा कहता है साफ साफ मुझे पता है कि H2 का मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है तो पानी का मॉलिक्यूल बनता है। इसे बैलेंस करने के लिए हम यहां पे 2 लगाते हैं और हम यहां पे 2 लगाते हैं। अब आप नोटिस करो ये बैलेंस्ड है, यानी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं और बनाते हैं वाटर का मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं और बनाते हैं वाटर का मॉलिक्यूल। एक बात तो यानी पक्की हो गई कि जैसे ही हम वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगा। इसके लिए पूरी की पूरी एक एक्टिविटी है जो परफॉर्म की जाती है और उसी एक्टिविटी पे 4 to 5 मार्क्स एंड समटाइम्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन अवश्य आता है। तो चलिए विदाउट एनी डिले मैं सीधा आपको एक्टिविटी का पहले सेटअप बना के दिखाता हूं कि व्हाट डज द सेटअप ऑफ दैट एक्टिविटी इंक्लूड्स। एक बड़ा सा बीकर लिया जाता है, एक बड़ा सा बीकर लिया जाता है, एक इस प्रकार का बीकर जिसमें हम यहां पर एक प्रकार के इलेक्ट्रोड्स को फिट कर सके। मान लीजिए कि ये हमारा कॉर्क है जिसपे हमने ये इलेक्ट्रोड, लेट अस से दिस इज अ कार्बन इलेक्ट्रोड एंड लेट अस से दिस इज अनदर कार्बन इलेक्ट्रोड फॉर एग्जांपल, और ये कार्बन इलेक्ट्रोड का ये वाला हिस्सा नीचे तक जा रहा है, ये यहां की तरफ फिक्स किया गया है और ये यहां की तरफ फिक्स किया गया है। तो ये एक तरह का बेस है, बेस जिसपे इलेक्ट्रोड्स को फिक्स किया गया है, बेस जिसपे इलेक्ट्रोड्स को फिक्स किया गया है, जिसपे इलेक्ट्रोड्स को फिक्स किया गया है, ये बेस है जिसपे इलेक्ट्रोड्स को फिक्स किया गया है। अब आप नोटिस करिए, इस इलेक्ट्रोड से एक तार निकाली और तार निकाली और यहां पे हमने बैटरी ली, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, 6 वोल्ट की बैटरी, और ये हमने यहां पे, हम चाहें तो यहां पे की लगा सकते हैं, हम चाहें तो यहां पे की लगा सकते हैं और ये हमने बैटरी ले ली जिससे कि हमें बिजली यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। अब क्या सर जी, अब क्या? कुछ भी नहीं बच्चों, इस पूरे के पूरे बीकर को हमने पानी से भर दिया क्योंकि हमें बिजली का झटका पानी में ही देना है, और हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली, सुनो ध्यान से, 2 टेस्ट ट्यूब ली और दोनों टेस्ट ट्यूब को इसके ऊपर रखा कुछ इस प्रकार कि उस टेस्ट ट्यूब में इनिशियली कुछ इस प्रकार कि उस टेस्ट ट्यूब में इनिशियली कुछ इस प्रकार, ये टेस्ट ट्यूब, ये मैंने रखी टेस्ट ट्यूब, ध्यान दीजिएगा, ये टेस्ट ट्यूब इनिशियली इस टेस्ट ट्यूब में पूरा पानी भर जाए इनिशियली, और यहां पे भी इस टेस्ट ट्यूब में पूरा पानी भर जाए। तो पानी टेस्ट ट्यूब में भर जाना चाहिए, पानी टेस्ट ट्यूब में भर जाना चाहिए, और ये हमारा टेस्ट ट्यूब के अंदर मौजूद इलेक्ट्रोड है, ये हमारा टेस्ट ट्यूब के अंदर मौजूद इलेक्ट्रोड है, ये हमारा टेस्ट ट्यूब के अंदर मौजूद इलेक्ट्रोड है। एक इलेक्ट्रोड जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसे हमने कहा है कैथोड। अरे नहीं, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने वाले को कहते हैं एनोड और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने वाले को हम कहते हैं कैथोड। पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट होता है उसे हम कहते हैं एनोड, नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट होता है उसे हम कहते हैं कैथोड। अगर मैं यहां नेगेटिव रखता तो ये कैथोड हो जाता, अगर मैं यहां पॉजिटिव रखता तो ये एनोड हो जाता। तो वो आप कहीं भी रख सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग कंसर्न। सुने ध्यान से, होता क्या है इस पूरे सेटअप में, होता क्या है, आई रिपीट माय सेंटेंस, इस पूरे सेटअप में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो हम कहेंगे लेट अस अरेंज अ सेटअप, आई रिपीट माय सेंटेंस, लेट अस अरेंज अ बीकर विद 2 carbon electrodes, let us arrange a beaker with 2 carbon electrodes inserted from its base, inserted from 2 holes at its base। ऑब्वियसली बात है कि यहां पे कोई ना कोई होल रहा होगा, जहां से ये फिक्स कर दिया at its base and fixed on a cork, कॉर्क पे उन्हें फिक्स कर दिया कार्बन इलेक्ट्रोड को। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, लेट दीज कार्बन इलेक्ट्रोड्स, ये कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हैं क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि कार्बन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेट दीज कार्बन इलेक्ट्रोड्स बी कनेक्टेड, आई रिपीट माय सेंटेंस, बी कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी, the electrode, I repeat my sentence, the electrode
जो कनेक्ट है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, जो कनेक्ट है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से is called as anode, and जो कनेक्ट है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से is called as कैथोड। पहले देखो फिर घूरो, आ जाए मन में कोई सवाल तो आप मुझसे पूछो। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे कहा गया है एनोड और इसे कहा गया है कैथोड, और 6 वोल्ट की बैटरी अप्रोक्सीमेटली लेते हैं, इतना वोल्टेज काफी है। सवाल आता है सर इस एक्टिविटी में अब होगा क्या? इस एक्टिविटी में जैसे ही करंट पास किया जाता है, थोड़ी देर बाद हम नोटिस करेंगे कि जो पानी यहां तक भरा हुआ था, सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, जो पानी यहां तक भरा हुआ था उस पानी में से अब बबल्स बनने शुरू हो गए, और वो पानी, सुन लीजिए, वो पानी, ऑब्वियसली बात है, पानी का रंग, लेटर से कि मैंने पानी को यहां तक भर दिया, ये पानी का लेवल है। दिस इज वाटर, ब्लू कलर का मान लीजिए वाटर है, ये हमारा पानी है, ब्लू कलर का हमारा पानी है। आप सब जानते हैं कि पानी को ब्लू कलर से आसानी से समझा जा सकता है। तो ब्लू कलर का पानी हमें यहां पे मिला। एक बच्चा कहता है सर आपने तो कहा था कि पानी ऊपर तक भरा हुआ है, तो वही तो समझाना चाह रहा हूं कि जैसे ही बिजली का झटका दिया गया, बिजली का झटका देने के बाद पता चला कि यहां पे कुछ बबल्स इकट्ठे हो गए हैं, कोई गैस पैदा हो रही है। और ठीक उसी तरह यहां पर भी वही हुआ। एक बच्चा कहता है सर गड़बड़ है। मैंने कहा भाई क्या गड़बड़ है? कह रहा सर डायग्राम में गड़बड़ है। मैंने कहा भाई डायग्राम में क्या गड़बड़ है? कहता सर डायग्राम में ऐसा क्यों लग रहा है कि मान लीजिए गैस वाला हिस्सा मैंने ग्रीन से मार्क कर दिया। अगर मैं गैस वाला हिस्सा ग्रीन से मार्क करता हूं, और यहां पे भी ये गैस वाला हिस्सा मैं ग्रीन से मार्क करता हूं, तो एक बच्चा कहता है सर ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने राइट में ज्यादा बड़ा ग्रीन बनाया है, और लेफ्ट में आपने छोटा ग्रीन बनाया है। बिल्कुल सही आपको लग रहा है। तो राइट वाली टेस्ट ट्यूब नोटिस करिए, और लेफ्ट वाली टेस्ट ट्यूब को भी नोटिस करिए। ये राइट वाली है और ये लेफ्ट वाली है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो राइट वाली टेस्ट ट्यूब में आप नोटिस करो कि ज्यादा मात्रा में ये देखिए, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इसके कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा है। यानी ज्यादा गैस यहां पे इकट्ठी हुई है और कम गैस यहां इकट्ठी हुई है। एक बच्चा बोला क्यों? व्हाई? वेरी सिंपल। हाइड्रोजन का जो आयन होता है वो पॉजिटिव आयन होता है, ऑक्सीजन का जो आयन होता है वो नेगेटिव आयन होता है। Positive ion is attracted towards the electrode of negative terminal and negative ion is attracted towards the electrode of positive terminal। तो एक बच्चा कहता है समझ गया, लेकिन ऐसा क्यों कि नेगेटिव टर्मिनल पे ज्यादा गैस इकट्ठी हुई है और पॉजिटिव टर्मिनल पे कम गैस इकट्ठी हुई है? कॉमन सेंस है। पानी का फॉर्मूला अगर आप नोटिस करो होता है H2O। H2O का मतलब ये कि हाइड्रोजन की क्वांटिटी ऑक्सीजन की क्वांटिटी के मुकाबले डबल है। यहां पे हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, which means that in this activity, एक चीज का ध्यान रखना, मेरे डायग्राम में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लेफ्ट साइड पे है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड राइट साइड पे है। कुछ किताबों में नेगेटिव इलेक्ट्रोड लेफ्ट साइड पे होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड राइट साइड पे होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डायग्राम में एक चीज का ध्यान रखना कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा होगा, ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ऑक्सीजन जो नेगेटिव आयन आता है पॉजिटिव पे इकट्ठा होगा, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा के कंपैरेटिवली ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन गैस के बबल्स ऑक्सीजन गैस के बबल्स के कंपैरेटिवली ज्यादा इकट्ठा होंगे। दोबारा बोल रहा हूं, सुनो,
हाइड्रोजन गैस के बबल्स ऑक्सीजन गैस के बबल्स के कंपैरेटिवली ज्यादा इकट्ठे होंगे, बिकॉज इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन एटम विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्सीजन एटम इज 2:1। तो हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा के डबल है। यही वजह है कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव आयन ज्यादा इकट्ठा हुआ है। तो यहां पे जो आयन हमें मिल रहा है, यहां पे जो गैस मुझे मिल रही है वो H2 गैस है, और यहां पे जो हमें गैस मिल रही है वो O2 गैस है। तो हाइड्रोजन यहां कलेक्ट हो रही है और ऑक्सीजन यहां कलेक्ट हो रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है सर, इलेक्ट्रिसिटी का झटका दिया, पानी के मॉलिक्यूल्स को हमने उसके एटम्स में स्प्लिट कर लिया, यानी अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो रिएक्शन में वाटर का मॉलिक्यूल टूटा और वाटर के मॉलिक्यूल ने टूटकर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनाया। बैलेंस करेंगे, ऑब्वियसली बात है, यहां 2 लगा देंगे और यहां भी 2 लगा देंगे। हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, और ये प्रोसेस हमने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कैरी आउट किया। साफ साफ पता चल रहा है कि जब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना तो हाइड्रोजन का उसके कंपैरेटिवली 2 मॉलिक्यूल बने, यानी दोनों का रेशो कंबाइन करने का 2:1 है, और ये फिक्स रहता है। इसे हमने क्लास 9th में एक और नाम से पढ़ा था, उसे कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, अगर आपको याद हो तो। अब क्वेश्चन ये आता है, सर माना कि एक्सपेरिमेंट में गैस बन गई, आपको कैसे पता चला कि यही हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है? यानी इस पूरी एक्टिविटी का आखिरी स्टेप है हाउ टू टेस्ट द गैस, हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ दीज गैसेस, कि ये हाइड्रोजन ही है, ये ऑक्सीजन ही है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सुनो ध्यान से, मैं आपको यह भी बता देता हूं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले, क्योंकि इस टेस्ट ट्यूब में बबल्स तो इकट्ठे होने शुरू हो ही गए हैं, तो इन बबल्स को भी एस्केप करने का मौका नहीं मिल रहा है। एक बच्चा कहता है बात भी सही है, ये तो पानी में घुले हुए हैं, और पानी में जब गैस घुलती है तो बबल्स बनते हैं, तो इन्हें बाहर कैसे निकाले? इस टेस्ट ट्यूब को हम बाहर निकालेंगे और सीधा करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को भी हम बाहर निकालेंगे और सीधा करेंगे। दोनों टेस्ट ट्यूब को हम बर्निंग कैंडल के पास लेकर आएंगे। बर्निंग कैंडल मतलब जलती हुई मोमबत्ती। एक बच्चा कहता है ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही आसानी से आग पकड़ सकते हैं। रैदर ऑक्सीजन आग पकड़ने में मदद करता है और हाइड्रोजन खुद आग पकड़ लेता है। लेट मी टेल यू कि जैसे ही मोमबत्ती को आप पास लेकर आओगे, आप नोटिस करोगे कि मोमबत्ती का जो ग्लो है वो ऑक्सीजन वाली टेस्ट ट्यूब के पास आते ही बढ़ गया, और हाइड्रोजन वाली टेस्ट ट्यूब के पास आते ही इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, यानी पॉप साउंड आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन तुरंत बर्न होगा पॉप साउंड के साथ। ऑक्सीजन के केस में पॉप साउंड नहीं आएगी, पॉप साउंड हाइड्रोजन के केस में आएगी। ऑक्सीजन के केस में यू विल फाइंड कि जैसे ही ऑक्सीजन आया, आग और अच्छे से बढ़ गई। अच्छे से हम जानते हैं कि ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन। सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई that what type of gases are these, कि आप कैसे इनको एक जलती हुई मोमबत्ती के पास ला रहे हो और पहचानने की कोशिश कर रहे हो कि इस एक्टिविटी में पानी के मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करके जो हमें गैसेस मिली हैं, ये गैस कौन सी गैस है और कितनी मात्रा में इकट्ठी हुई है। आई होप ये सारी बात आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब सवाल आता है, सर अब बचा क्या है? इस वीडियो लेक्चर में बचा क्या है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर में अगर कुछ बचा है तो डीकंपोजिशन, बिल्कुल सही, डीकंपोजिशन रिएक्शन का आखिरी टाइप, जिसे हम कहते हैं फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। तो फिर आज का वीडियो लेक्चर किस चीज पे बेस्ड था? डेफिनेटली आज का वीडियो लेक्चर वाज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। एक बच्चे के मन में सवाल उठा कि सर बिजली का झटका देके क्या सिर्फ पानी को ही तोड़ा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। केमिस्ट्री की दुनिया में और बहुत सारे अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स को उनकी मोल्टन स्टेट में ले जाया जाए। मोल्टन स्टेट मतलब जब वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। फॉर एग्जांपल NaCl। NaCl मतलब कि नमक। अगर हम नमक को पानी में मिक्स कर दें तो वो बन जाता है NaCl का सॉल्यूशन, यानी कि नमक वाला पानी, जिसमें जब आप नींबू निचोड़ देते हो तो वो बन जाता है कैसा पानी? नींबू पानी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो,
दो चीजें ऐसी हैं जो मैंने यहां जिक्र नहीं करी क्योंकि वो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनका जिक्र कर रहा हूं। बहुत बार बच्चे कहते हैं सर हमने भी ये एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश करी, हम तो घर में जब कर रहे थे तो हमें तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मैंने पूछा मतलब क्या आपकी एक्टिविटी कामयाब नहीं हुई? उन्होंने कहा नहीं। नाउ व्हाट इज द रीजन for the failure of this activity? The reason for the failure of the activity can be that electricity might not be able to pass through water. एक बच्चा कहता है why? वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों नहीं होगी? इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए आयंस चाहिए और वाटर को तो हम तोड़ रहे हैं, तो वाटर में अगर पहले से आयंस ही नहीं होंगे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगी? सो फॉर दिस एक्टिविटी, ये बहुत प्यारा स्टेप है जो बीच में आना चाहिए था लेकिन जानबूझ के मैंने नहीं बताया क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। इस पे क्वेश्चन आता है that what can be the reason for the failure of the activity? The reason for the failure of the activity can be that it might have been performed without mixing the water with sulfuric acid. एक बच्चा कहता है why are you mixing this water with little bit of sulfuric acid? इस वाटर में थोड़ा बहुत सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना जरूरी है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। H2SO4 कंडक्टिविटी को बढ़ाता है क्योंकि उसमें जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी आउट करने में मदद करते हैं। एक बच्चा कहता है मैं तो उसके बिना ही करना चाहता हूं। आप कर सकते हो लेकिन आपको कामयाबी मिले ये जरूरी नहीं है। दिस इज द रीजन कि वी टेक एसिडिफाइड वाटर, तो एसिडिफाइड वाटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कैरी आउट जाती है। कमिंग बैक टू मेरी बातें जो मैं कर रहा था, नमक वाला पानी जिसमें आप मिलाते हो नींबू तो बन जाता है नींबू पानी। 2 मिनट के लिए नींबू साइड कर दो, नमक वाले पानी की बात करता हूं। नमक वाले पानी यानी कि NaCl वाटर से भी जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो इट ऑल्सो डिकम्पोजेस इनटू सोडियम and chlorine which can also be collected at the electrodes. This is also second application of electrolytic decomposition या फिर आप कह सकते हैं second example. एक बच्चा कहता है some other example? Yes. One more example. एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से जब एल्यूमिनियम निकालना होता है तो उसे भी हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन से अलग कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी किताब में जरूर पढ़ने और देखने और समझने को तो जरूर मिल जाएंगी, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा डिटेल में अगर किसी चीज पे बात करी है तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर पे करी है क्योंकि इसकी एक्टिविटी अच्छी खासी NCERT में दी हुई है। सो माय डियर क्लास 10th के स्टूडेंट्स, this finishes the topic of electrolytic decomposition of water. मैं बहुत जल्द लौट कर आऊंगा अगला वीडियो लेक्चर लेके जो कि टिपिकली बेस्ड होगा एक बहुत ही छोटे से और आखिरी टॉपिक पे जो कि डीकम्पोजिशन का ही आखिरी टॉपिक है जिसे हम कहते हैं फोटो केमिकल डीकम्पोजिशन। सो आप इंतजार कीजिए दिल थाम कर, मैं बहुत जल्द लौट के आऊंगा अगला वीडियो लेक्चर जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा फोटो केमिकल डीकम्पोजिशन यानी रोशनी की ऊर्जा का इस्तेमाल करके कैसे डीकम्पोजिशन कैरी आउट किया जाता है। तो 2 चीजें हम खत्म कर चुके हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन एंड फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, नहीं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद और शुक्रिया कहता हूं। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन।